सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 10 रुपए 28 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी एंड कल हमारे सामने ऑडिट रिपोर्ट आ गई है ऑडिटर की तरफ से कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर और स्टैंडअलोन नंबर्स के ऊपर। कुल 113 पन्ने का यहाँ पर आपके सामने पीडीएफ आया होगा एंड उसमें टाइम लेना जरूरी था। कल मैं आपके सामने अगर यही पढ़ना स्टार्ट कर देता तो बग करके चला जाता 10 मिनट के अंदर, बट पूरा रिपोर्ट पढ़ना जरूरी था क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है एंड उसके बाद फिर बचता क्या है। तो यहाँ पर बड़ा कठिन है सारी चीज़ें समझना, धज्जियाँ उड़ चुकी हैं दिमाग की। ब्रैडकॉम ग्रुप का जो आउटकम आया है उसके अंदर एजीएम का डेट, अपॉइंटमेंट और यहाँ पर पूरा रिपोर्ट है। ठीक है आपके सामने। तो हम एजीएम की डेट और जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं, उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेटेड और स्टैंडअलोन के बारे में समझते हैं कि ऑडिटर क्या कह रहा है। तो यहाँ पर एजीएम होने वाली है एंड एजीएम से पहले एक अपॉइंटमेंट हो चुका है जो कि हमें पता था सौरभ पोद्दार का, उनका अपॉइंटमेंट हो चुका है। लेकिन उसके साथ साथ एक और अपॉइंटमेंट हुआ है यहाँ पर, रेगुलराइजेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट मिस्टर अली अकबर बकीर भॉय मामूवाला। अली अकबर बकीर भॉय मामूवाला, ये नाम आप याद रखिएगा, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाए गए हैं, 5 साल के लिए टर्म होगा। एंड यहाँ पर एजीएम की डेट रखी गई है 25 एजीएम होने वाली है, 7 फरवरी को रखा गया है 11:30 पर। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर ऑडियो के जरिए ये एजीएम की शुरुआत होगी एंड फिक्स्ड कर दिया गया है डेट ऑफ बुक क्लोजर का 31 जनवरी से 7 फरवरी तक का एनुअल जनरल मीटिंग की वजह से। अब थोड़ा हम समझते हैं इनके बारे में ब्रीफ प्रोफाइल। अली अकबर बकीर भॉय मामूवाला के बारे में, जो कि मैनेजिंग पार्टनर रहे हैं सुमित इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन सिंस जुलाई 1983 से 40 ईयर का यहाँ पर ना आपके सामने एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर इस एक्सपीरियंस में यहाँ पर मार्केटिंग, इंजीनियरिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट में एक्सपर्टीज है इनके पास। यहाँ पर अगर आप देखें उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं एंड अभी सुमित इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन है क्या, गूगल पर सर्च करेंगे तो बहुत सारी एक रिटेल शॉप्स दिखाई देती हैं। यस, एक चेन है हैदराबाद में एंड उस चेन के तहत पता नहीं बहुत सारे हैदराबाद में, हैदराबाद बेस्ड कुछ रिटेल शॉप्स हैं, एक रिटेल चेन बन चुका है। एंड वहां पर क्या होता है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बेचने का काम है, जैसे कि जनरेटर, जैसे कि पंप, जिस तरीके का यहां पर होगा। एंड उस स्टोर के बाहर लिखा रहता है सुमित इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। तो ये काम है एंड उसको मैनेज करने का काम इनके पास भी रहा है उस मैनेजमेंट में, क्योंकि एक रिटेल चेन है, छोटा ही सही बट एक रिटेल चेन है एंड उसमें फिर तो मैनेजमेंट तो फिर आई जाती है। जैसे कि हमारे सामने एक लिस्टेड एक रिटेल शॉप्स का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मार्ट, एक्चुअल में उसका नाम आ चुका है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स। वैसा ही कुछ यहाँ पर सुमित इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन का काम है, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स यानी कि फोन वगैरह वगैरह का रिटेल चेन है उनके पास। वैसा ही सुमित इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के पास इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बेचने का काम है। तो चाहे वो बड़े बड़े जनरेटर हो, किसी टावर पे लगते हो या वगैरह वगैरह, चाहे छोटा सा पंप क्यों ना हो, ये रिटेल शॉप्स में यहाँ पर सेलिंग का काम होता है, मार्केटिंग का काम होता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता, कंपनी पता नहीं धूल खा रही है कि वहां यूएस में बैठे बैठे दिमाग सड़ चुका है, आई डोंट नो। बट यहां पर अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास इतने सारे यहां पर ना सब्सिडरीज हैं, वहां पर काम कर रहे कुछ मैनेजमेंट के लोगों को अगर आप उठाकर काम पर लगाएंगे तो कुछ ज्यादा बेहतर है, राइट। मतलब एक आप ही से एक्सपीरियंस पाया हुआ एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाए या कोई और अदर एक्सपीरियंस पाया हुआ बन जाए तो ज्यादा बेहतर रहता। आप हर चीज हैदराबाद से ही उठाकर लाते हैं। आपको ऑडिटर हैदराबाद का चाहिए, आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैदराबाद का चाहिए। आप करना क्या चाहते हैं? आप काम बाहर करना चाहते हैं, बाहर से कमाना चाहते हैं, लेकिन चाहिए लोग आपको हैदराबाद से। तो ये बहुत बड़ा इनका प्रॉब्लम हो चुका है। ये मनमानी एक्चुअल में इनका यहां पर ना खत्म नहीं हो रही है। अब देखिए स्टैंडअलोन में यहां पर पेज नंबर 50, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं। मैं वैसे स्क्रीनशॉट नहीं ले रहा हूं, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं। पेज नंबर 50 पर अगर आप देखेंगे स्टैंडअलोन 1 नंबर है प्लस, राइट। यहां पर इनके पास है फुल रिकॉर्ड जो है ना वो दिए गए हैं, अवेलेबल है, असेट को लेकर वगैरह वगैरह जो भी चीज है उनको लेकर कंपनी के पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स है।
उसके बाद एक प्रॉब्लम क्या आ जाती है, इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स को लेकर यहां पर पे करना है, कुछ ड्यू है डिस्प्यूट की वजह से। इनकम टैक्स है और कंपनी में जो एक थोड़ा सा आनाकानी किसी चीज को लेकर होगी, किसी अमाउंट को लेकर होगी, वो अभी भी पे करना बाकी है। एंड एक लंबे अमाउंट जो है ना वो दिए गए। लमसम यहां पर अगर आप देखेंगे, ये पेज नंबर 52 है, पेज नंबर 52 पर आप देखोगे तो यहां पर बताया गया कि कितने पेंडिंग अमाउंट्स यहां पर अवेलेबल है। जीएसटी, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, ये वगैरह वगैरह यहां पर ना पे करने हैं। एक और बात, इस कंपनी के डेट के ऊपर जरा बात करते हैं। स्टैंडअलोन हो चाहे यहां पर कंसोलिडेटेड हो, ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैं यहां पर ना बहुत लंबा टाइम हो जाएगा बताते बताते, कम करना है समय को, तो मैं आपको लिखकर बता रहा हूं। कोई भी डेट नहीं है, ये एक अच्छी बात है। यहां पर स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड में दिया गया है, कोई भी कर्ज बकाया नहीं है और ना ही आईपीओ के जरिए कोई कर्ज उठाया है, ना ही कोई डिवेंचर के जरिए कर्ज उठाया है। तो कंपनी एक तरीके से डेट से अलग है, ये एक अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। बट बस इनकम टैक्स के कुछ डिस्प्यूट्स हैं जिसकी वजह से पेमेंट नहीं करी गई है, चाहे आप स्टैंडअलोन बेसिस देखिए या कंसोलिडेटेड बेसिस पर, ये देखने को मिल रहा है। एक और बात, ब्राइटकॉम ग्रुप, ये आपके सामने पूरा नाम है, ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड। ये कोई एक ना आपके सामने सिर्फ और सिर्फ कंपनी नहीं है, ये एक होल्डिंग कंपनी है, जो कि हमने कभी भी इसके ऊपर बात नहीं करी है। ये एक होल्डिंग कंपनी है और इसकी सब्सिडरीज हैं, जस्ट लाइक रिलायंस। एक एग्जाम्पल के तौर पर रिलायंस के अंदर जियो भी आता है, रिलायंस ऑयल का कारोबार भी है, उसके अलग सब्सिडरी है। रिलायंस के अंदर रिटेल भी आता है। तो रिलायंस एक नाम है, एक होल्डिंग कंपनी है जो कि स्टेक ओन करती है उन सभी सब्सिडीज के अंदर। होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट पर भी ट्रेड करती है, ये बात याद रखिएगा, डिस्काउंट पर भी ट्रेड करती है। तो ब्राइटकॉम ग्रुप एक कंपनी आप ओन नहीं कर रहे हैं, एक होल्डिंग कंपनी है, हालांकि एक एनबीएफसी नहीं है, ये इनका कहना है। तो आरबीआई के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से एनबीएफसी में रजिस्टर्ड करना ये नहीं हो पाएगा, ये इस कंपनी ये इस दायरे में आती नहीं है ब्राइटकॉम ग्रुप। पेज नंबर 57, यहां पर क्वालिफाइड ओपिनियन दिया गया है ऑडिटर का। उनका ये कहना है कि कंपनी के अंदर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जाती है वो यहां पर नहीं हो पाई है। चाहे आप स्टैंडअलोन बेसिस पर देख लीजिए या कंसोलिडेटेड बेसिस पर देख लीजिए, कंपनी का कुल तरीके से डील जो यहां पर दी गई है या फिर जिस तरीके से चीजें चली हैं, सीईओ गायब है, सीएफओ गायब है, वगैरह वगैरह, वो पूरा बिगाड़ कर रख दिया है। पेज नंबर 60, यहां पर हमारे सामने दिख रहा है कैश फ्लो एंड यहां पर हमारे सामने जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हैं 31 मार्च 2024 तक के, वहां पर कमी आई है 1411 करोड़ से घटकर ये रह चुके हैं 1208 करोड़ पर। ये है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 31 मार्च 2024 तक का यहां पर जो नंबर। पेज नंबर 100, अब यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है, क्योंकि ये है ऑडिटर का ओपिनियन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट के ऊपर। तो पहला इशू जो कि हमारे और सबके सामने था और अभी भी है, बूची मीडिया, ये शेयर्स यहां पर कैंसिलेशन होने जो कि अब तक नहीं हो पाए हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर कैंसिलेशन होने 1,40,00,000 शेयर्स, 1,40,00,000 शेयर्स से यहां पर हटाए जाने हैं जो कि अलॉट हुए थे। एंड वो 120 रुपए के भाव पर हुए थे। जब ब्राइटकॉम ग्रुप 120 रुपए पर ट्रेड करता था तब ये अलॉट किया गया था। एंड इसकी कुल रकम जो पहुंचती है वो 200 करोड़ के अराउंड पहुंचती है। 200 करोड़ की रकम जो कि अभी तक पता नहीं क्या चल रहा है उसके अंदर, ये क्यों नहीं कर पा रहे, किस लिए नहीं कर पा रहे, पता नहीं है, बट ये एक प्रॉब्लम है। सेबी भी ये कह चुका है। एंड अभी तक ना, सच पूछिए, इस कंपनी ने सेबी की जो भी बात थी वो अभी तक पूरी करी ही नहीं, एक सिंगल बात यहां पर पूरी नहीं करी गई है। सेबी ने जो कहा, सेबी ने कहा कि सीईओ बदलिए, सीएफओ बदलिए, उस पर भी कोई बात नहीं हुई,
कुछ किया नहीं कंपनी ने। बीची मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का जो शेयर्स कैंसिलेशन होना था वो भी अभी तक नहीं हुआ। 3 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट कंपनी खुद यहाँ पर ना पीछे हटी हुई है इन सभी चीजों से। पेज नंबर 102 एम्फेसिस ऑफ यहाँ पर मैटर पैराग्राफ, ठीक है भैया। इसके अंदर पहला पॉइंट है इनकम टैक्स का, जो कि हम बात कर चुके हैं। पेंडिंग अभी भी है, जो कि यहाँ पर पता चल रहा है कुछ अथॉरिटी के साथ जो डिस्प्यूट है उसको लेकर अभी भी स्टिल पेंडिंग चीजें चल रही हैं। दूसरा यहाँ पर हमारे सामने है कि भैया बैंक बैलेंसेस वेरीफाइड कर लिए गए हैं, ये एक अच्छी बात है। वेरीफाइड बैंक बैलेंसेस जो है वो वेरीफाइड कर लिए गए हैं। डिविडेंड का जो यहाँ पर बताया गया है कि डिविडेंड पेज नंबर यहाँ पर 108 डिविडेंड का 34 करोड़ रुपए का डिविडेंड यहाँ पर बकाया है, कंपनी ने दिया नहीं है। एंड कंपनी ने एमसीए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जितने भी गाइडलाइन है उसका उल्लंघन किया है, मेंटेन नहीं किया है इस होल्डिंग कंपनी ने। होल्डिंग कंपनी का यहाँ पर अलग से जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बने हुए हैं, उनको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया है इस कंपनी की तरफ से। यहीं पर ऑडिटर ये कहता है कि भैया मैंने जो ऑडिट किया है वो मैंने जो मिला है भैया उसी के लेकर यहाँ पर किया है। एंड जितना भी डॉक्यूमेंट मिला है वो प्रॉपर था, यहाँ पर सुफिशिएंट था यहाँ पर ऑडिट करने के लिए। ये ऑडिटर का कहना है, चाहे आपका स्टैंड अलोन हो या कंसोलिडेटेड के लिए हो, जितना भी डॉक्यूमेंट था वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट था, सफिशिएंट था ऑडिट करने के लिए। लेकिन ऑडिटर ने एक जिम्मेदारी नहीं ली है। जो यूएस या बाकी वगैरह से यहाँ पर ना जो आए हैं डॉक्यूमेंट वो वहाँ के सीए से यहाँ पर आए हैं। अमेरिका में कोई सब्सिडरी है जैसे कि फ्रंटायर डेटा मैनेजमेंट है, तो उसका ऑडिट करने वाला यूएस के अंदर कोई सीए होगा, रैम एसोसिएट्स आपको याद हो, ये वगैरह वगैरह, वो ऑडिट कर भेजे हैं। वही चीज इस ऑडिटर ने, जो कि इंडियन ऑडिटर है यहां पर, उन्होंने ऑडिट करके दे दिए हैं। बहुत ज्यादा यहां पर डॉक्यूमेंट यहां पर यूएस के नहीं देखे हैं या किसी और सब्सिडरी के नहीं देखे गए हैं, कंपनी ने प्रोवाइड नहीं कराए। तो कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टें प्रोवाइड करवाई हैं, जो कि फाइनल रिपोर्ट थी किसी भी सब्सिडरी की, जो कि मेन ऑडिटर है होल्डिंग कंपनी का, उसको। तो इस पूरी रिपोर्ट में क्या समझ में आया भैया? बहुत सारी अड़चने हैं कंपनी के अंदर। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम नहीं था, अभी तक तो नहीं था, अब जैसे तैसे आ रहा है। बट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो भैया मैनेजमेंट पूरी तरीके से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, एक बात ये समझ में आती है। दूसरी बात, ऑडिट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर को ऑडिट किए हुए डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। इस ऑडिटर यानी कि होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर जो है उसने प्रॉपरली यूएस के जो डॉक्यूमेंट है या वगैरह वगैरह जो डॉक्यूमेंट है उनको यहां पर प्रॉपरली खंगाला नहीं है। दूसरी बात, यहां पर जो बैंक के जो स्टेटमेंट है वगैरह वगैरह है वो यहां पर प्रोवाइड कराए गए थे कंपनी की तरफ से, तो ये एक अच्छी बात है। कुल मिलाकर जो ये एक हमारे सामने जो पूरा प्रेजेंटेशन है वो बताता है कि एक मिक्सअप आया है। आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं कह सकते। दूसरी बात, क्या कहना है जो कि हमारे सामने पूरा ऑडिट नंबर जो निकल कर आया है, क्या नेट सेल्स सही है, बराबर है? नेट सेल्स यहां पर बराबर है। ऑडिटर ने यहां पर जो है ना एक तरीके से जो बताया है, जो अभी तक जो अनऑडिट रिजल्ट आए वही ऑडिट रिजल्ट में नेट सेल निकल के आया, प्रॉफिटेबिलिटी निकल कर आई है। एंड लास्ट तो देखिए यहां पर ऑलमोस्ट कंप्लायंसेस पूरे हो चुके हैं, बस एनएसई और बीएसई का साइट विजिट है। एंड उसके बाद एक अप्रूवल आएगा जो कि रेगुलर ट्रेडिंग लिए होगा। अब जो भी हो, जो मेन मेंबर्स हैं एनएसई बीएसई की जो भी साइट पर विजिट करेंगे वही अब फैसला लेंगे कि रेगुलर ट्रेडिंग होनी है या नहीं होनी है। एंड वही अप्रूवल यहां पर आएगा कि भैया सब कुछ ठीक है या नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है। बट पॉइंट ये है कि कंपनी का जो फ्यूचर है वो काफी खराब यहां पर जो है देखने को मिल रहा है। वो आप पूछेंगे कैसे? देखिए, इमेज पूरी खराब हो चुकी है, रेपुटेशन रत्ती भर नहीं रही है, मार्केट के अंदर तो बिल्कुल नहीं है, बाहर बिजनेस एरिया में क्या है वो पता नहीं। सिंपल सी बात है। फ्यूचर अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके का मैनेजमेंट ये बना रहे हैं वहां पर कोई ठीक तरीके का पर्सन नहीं मिला। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो अभी करंट का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आया है वो खराब है, नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट वो ठीक है। रिटेल
चेंज जो चल रही है, जो भी है सुमित इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो भी है, उस हिसाब से वहाँ पर जो है उस मैनेजमेंट में शामिल थे वो वगैरह वगैरह लोकल के बंदे। ऑफकोर्स लोकल के लोगों को ऊपर ले जाना चाहिए, अच्छी जगह पोजीशन देनी चाहिए, वो एक अलग बात है। बट आपकी जो रेपुटेशन है आज के टाइम में, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं चलेंगी। एंड जो आप कर रहे हैं वो एक ख़राब कर रहे हैं। ये आपको पता है या नहीं पता है मुझे नहीं पता, बट आप बिल्कुल ख़राब करते चले जा रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि ब्रैडकॉम ग्रुप को डला रहने दो, या जो निवेशक हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के वो कीड़े हैं, वो अपना नहीं गुजर कर पाएंगे। भैया देखिए 3 साल हो चुके हैं, अभी तक तो लोगों को याद भी नहीं है कि उनके पोर्टफोलियो में ब्रैडकॉम ग्रुप रखा है। 10 रुपये 28 पैसे में दाल चीनी भी नहीं आएगी 1 साल की, ये ध्यान रखिए। इतना ही पैसा बचा है लोगों के अकाउंट में जो जिनके पास भी ब्रैडकॉम ग्रुप के शेयर डले हुए हैं। रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि ब्रैडकॉम ग्रुप जाना है कहाँ जाना है। वो लॉसेस अपने लोग कवर कर चुके हैं, कुछ लोग कर रहे होंगे, कुछ लोग कवर कर चुके होंगे जो समझदार होंगे, राइट। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये सब ऐसे ही चल जाएगा वगैरह वगैरह, कुछ नहीं चल पाएगा। आपका बनना फूटना है। प्रॉब्लम आप ही को होगी, ठीक है, किसी और को नहीं होगी। प्रॉब्लम आप ही को होगी। आप जो मैनेजमेंट सिलेक्शन कर रहे हैं ना वो काफ़ी खराब लेवल पर हो रहा है। एंड मैं यहाँ पर बताता हूँ 7,500 करोड़ के आसपास की सेल्स है आपकी, आपका प्रॉफिटेबिलिटी 1,000 करोड़ के ऊपर है। आपके इतने सारी सब्सिडरीज हैं, उनमें इतने काबिल लोग रहे होंगे जो छोड़कर भी गए होंगे ब्रैडकॉम ग्रुप को, उनको वापस लेकर आइए ना। उनसे कहिए ना कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनिए। क्या प्रॉब्लम है? कम से कम एक राइट मैनेजमेंट तो होगा, एक रेपुटेड मैनेजमेंट तो होगा। ऐसे तो आप खेल खेल कर रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये कोई हल्का नहीं है, या ऐसा मत समझिए कि कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। ये जो है ना, जो सेबी है वो पहले कह चुका आपको कि सीईओ और सीएफओ लाइए, आपने डील दी, पूरा खराब कर दिया। अभी तक आप कोई भी एक अच्छा काम नहीं कर पाए हैं। अगर नहीं होता ना तो सीधे एक नोटिफिकेशन जारी करिए कि भाई साहब हमसे नहीं हो पाएगा, हटिए, सिंपल सी बात है। बट ये इससे कुछ नहीं होगा। मैनेजमेंट आप बिल्कुल खराब बनाए जा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। यहां से ले आए वहां से ले आए, टोटल आप हैदराबाद के लोग भरे चले जा रहे हैं। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि आपके ऊपर जो है वो सवाल बहुत उठे हुए हैं, जिनका यहाँ पर ना खत्म नहीं हो रहा सवाल अभी भी। तो ये आप बात समझिए, अगर करना है तो अच्छे करिए, अदरवाइज खराब मत करिए, ज़्यादा बेहतर यही है। बाकी रहा सेबी का सवाल, तो सेबी बहुत कुछ समझ रही है एंड सेबी जवाब देगी, ये तो क्लियर है। इन चीज़ों से आपका करने से सेटिस्फेक्शन नहीं होगा सेबी को, ये तो क्लियर बात है। वो रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट होगी ना होगी वो तो पता भी नहीं है अपने को कि अंदर की खिचड़ी क्या चल रही है। बट सेबी जो है ना वो बैठी हुई है, वो सब कुछ संभालेगी। तो देखते हैं यहाँ पर। बट अभी हाल फिलहाल में यही है, कंप्लायंसेस पूरे हो चुके हैं, बट साइट विजिट है। लेकिन फ्यूचर को लेकर जो है ना कंसर्न बहुत है, बहुत ज़्यादा कंसर्निंग लग रहा है कि ये आगे होगा क्या, क्योंकि है नहीं कुछ, ये कर नहीं पा रहे हैं मेरे हिसाब से। ये इनका कुछ हिसाब समझ में नहीं आ रहा है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप बाय और सेल कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट इतने टाइम से कवर कर रहे हैं ना, तो समझ में आती है कि चीज़ें चल क्या रही हैं। एंड अभी भी ये दुरुस्त नहीं हुए हैं। ये जो मैनेजमेंट है काम कर रही है, बट प्रॉपर काम अभी भी इनका अधूरा अधूरा है। हर काम एक अधूरेपन से कर रहे हैं। ये तरीके के यहाँ पर जो है ना काम काज चल रहा है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार इससे पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देख लीजिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।